प्रश्न है, व्यक्तित्व क्या होते हैं, व्यक्तित्व के विभिन्न प्रकार को बताएं। आप सभी से क्वेश्चन पूछेगा पर्सनालिटी क्या है और इसके डिफरेंट जो टाइप्स है उसको देखेंगे। एक क्वेश्चन मोस्ट VVI है इस बार के लिए, तो आप लोग इसको अच्छे से कंप्लीट कीजिएगा। ओके, चलिए। शब्द पर्सनालिटी, व्यक्तित्व शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के पर्सोना शब्द से हुई है। सबसे पहले आपको जानना है कि जो पर्सनालिटी होती है, यह पर्सनालिटी कहाँ से आया है। तो ये पर्सनालिटी जो शब्द है, यह इसका उत्पत्ति लैटिन भाषा के पर्सोना शब्द से हुई है। पर्सोना से ही पर्सनालिटी बना है। ओके, जिसका तात्पर्य है विशेष गुण को धारण करने वाला आवरण या मुखौटा से है। सीधा समझिए, पर्सोना शब्द का मतलब होता है, अर्थ होता है कि एक विशेष गुण को धारण करने वाला मुखौटा या आवरण। और व्यक्ति भी किसी व्यक्ति के मुखौटा या आवरण ही होता है जो व्यक्ति के विशेष गुण को बताता है। ठीक है, वही व्यक्तित्व होता है। जिस प्रकार किसी नाटक में किसी व्यक्ति को प्रदर्शित करता है, इसलिए इसे व्यक्तित्व कहा जाता है। अब जिस भी व्यक्ति के अंदर जो भी गुण, जो भी कला, जो भी पहनावा ओढ़ावा स्टाइल है, वो सब व्यक्ति के गुण को बताता है और वह गुण जो है उस व्यक्ति का व्यक्तित्व को दर्शाता है। ठीक है, जैसे आप लोग देखते होइएगा नाटक में जो भी व्यक्ति कोई जोकर का रोल लेता है, कोई डांसर का रोल लेता है, कोई विलेन का, कोई हीरो का रोल लेता है ना, तो ये सब क्या होता है, ये सब एक पर्सनालिटी होता है, ये सब एक चेहरा होता है जो उसके चीज़ों को, उसके गुणों को बताता है। अगर किसी में हीरो का गुण रहता है तो उसको हीरो का कैरेक्टर दिया जाता है, किसी का अगर विलेन का तरीका रहता है, विलेन का रोल दिया जाता है। तो कहीं ना कहीं यह मुखौटा और यह आवरण की तरह होता है जो उसके स्टाइल, उसके गुणों को बताता है। कौन? व्यक्तित्व। समझ गए? जैसे आप समझिए, आपके अंदर एक अच्छे लीडर बनने का गुण है। ठीक है, मीन्स क्या हुआ कि आपके अंदर का जो व्यक्तित्व है एक गुड पर्सनालिटी है, जिससे आप एक अच्छे व्यक्तित्व का निर्माण आपके अंदर है कर सकते हैं, जिससे आप आगे लीडर का निर्माण कर सकते हैं। तो कुल मिलाकर व्यक्तित्व किसी व्यक्ति के वह गुण है जो उसके विशेषता को बताता है। ठीक है, और ये संपूर्ण गुण और विशेषता किसी व्यक्ति में व्यक्तित्व ही होता है। ठीक है, चलिए, जिसके अंदर व्यक्ति का कैसे खाता है, कैसे पीता है, कैसे चलता है, कैसे बोलता है, ठीक है, क्या पहना है, कैसा शरीर का रचना है, स्ट्रक्चर है, ये सब जो है व्यक्ति को, व्यक्तित्व को ही दर्शाता है। ठीक है, लोग नहीं कहता है कि गुड पर्सनालिटी का व्यक्ति है, मीन्स इसके अंदर जो भी क्वालिटी है वो अच्छा है। ठीक है, तब जाके वह अच्छा पर्सनालिटी बनाया है। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे देखिए, व्यक्तित्व या पर्सोना शब्द सामान्यतः व्यक्ति के बाह्य गुणों को प्रदर्शित करता है। अब देखते होइएगा कि व्यक्ति के इंटरनली क्या चीज़ें हैं किसी को पता नहीं चल पाता है, लेकिन जो एक्सटर्नल व्यक्ति दिखाता है वही पर्सनालिटी होता है। अंदर से कोई व्यक्ति बहुत गलत रहेगा, लेकिन बाहर से उसका जो मैनर होगा, जो उसका पर्सनालिटी होगा, गुड होगा, उसमें कुट के गुण भरा होगा। जो इंटरनली कुछ और है और बाहर से वो कुछ और दिखा रहा है, तो जो बाहर से किसी व्यक्ति में दिखता है गुण, वही उसका व्यक्तित्व होता है। ठीक है, चलिए, व्यक्तित्व मनोदैहिक अवस्था का संगठन है। ठीक है, मतलब मन में जो क्रिया होती है उसका एक संगठन है। व्यक्तित्व जो है वातावरण के साथ अपूर्व समायोजन है। अपूर्व मतलब समझ रहे ना कि वातावरण के बनाए जाने वाला समायोजन है। व्यक्तित्व वातावरण द्वारा प्रभावित होता है, इसमें जीवन के सभी अंग सम्मिलित होते हैं। सीधा तौर पे कहा जाए कि व्यक्तित्व पर्सोना शब्द लैटिन भाषा से पर्सनालिटी लिया गया है, जिसका अर्थ होता है विशेष गुण को धारण करने वाला। ठीक है, जिस प्रकार से नाटक में किसी व्यक्ति का कला प्रदर्शित करता है और उसके ऊपर एक उस कला का आवरण या मुखौटा चढ़ा होता है, उसी प्रकार से जो है उसे व्यक्तित्व को प्रदर्शित करता है। ठीक है, व्यक्ति या पर्सोना शब्द का समान मतलब है बाह्य गुण, व्यक्ति के बाह्य गुणों को प्रदर्शित करना। ठीक है, इसमें विभिन्न प्रकार के गुण मौजूद होते हैं जो व्यक्ति को उसके गुणों को बताता है, उसके विशेषता को बताता है, जिसमें धारण, कपड़े का, ड्रेसिंग सेंस, खाने पीने का तौर तरीका, बोलने का तरीका, चलने का, उठने बैठने का तरीका, ठीक है, संपूर्ण एक्टिविटी जो है शामिल होता है और यही जो है उसके पर्सनालिटी को बताता है। ओके, आप लोग जब इंटरव्यू में जाते हैं तो सबसे पहले आपको पर्सनालिटी को ही देखता है कि कैसे व्यक्ति चल के आया, ठीक है, कैसे वापस गया, ठीक है, कैसे बैठा, कैसे बोला, ये सब आपके पर्सनालिटी के अंदर ही आता है। चीज़ें समझ रहे हैं? चलिए, पर्सनालिटी समझ गए। अब पर्सनालिटी के प्रकार, टाइप्स देखेंगे। तो साथियों, आपको सीधा मैं बता दूं, कुल 5 तरीक़ों से इसको वर्गीकृत किया गया है, 5 तरीक़ों से, जिसमें 4 जो है साइकोलॉजिस्ट या इसी को साइकेट्रिस्ट कहिए, ये 4 तरीक़ों से तो वैज्ञानिक का ही नाम है। 5वां जो तरीका है वह है आपका समान वर्गीकरण। ठीक है, चलिए देखते हैं। पहला है क्रेसमर्स का वर्गीकरण, क्रेसमर्स क्लासिफिकेशन। क्रेसमर्स के वर्गीकरण में क्या कहा गया, देखिए, जर्मन मनोचिकित्सक मतलब जर्मन साइकेट्रिस्ट, ठीक है, ने व्यक्तित्व को निम्न मुख्य
मुख्य भागों में विभाजित किया। मतलब जो क्रेसमर्स थे यह जर्मन के मनोचिकित्सक थे जिन्होंने निम्न तरीके से जो है क्या किया, अपने व्यक्तित्व को डिवाइड किया। तो पहला क्या हो गया, क्रेसमर, ठीक है, क्रेसमर। चलिए, अब क्रेसमर ने 3 टाइप से व्यक्तित्व को विभाजित किया। इन्होंने एक व्यक्ति को बताया एथलीट व्यक्ति, जो एथलीट टाइप का होते हैं वह काफ़ी हिस्ट पुष्ट व्यक्ति होता है, ठीक है। दूसरा इन्होंने बताया एस्थेनिक व्यक्ति, एथलेटिक, एस्थेनिक, और एक है आपका पिकनिक व्यक्ति। तो ये 3 टाइप से क्रेसमर ने बताया। क्या क्या बताया, एक बताया इन्होंने एथलेटिक व्यक्ति, एथलेटिक व्यक्तित्व। एक इन्होंने बताया एस्थेनिक व्यक्ति, ठीक है, एस्थेनिक व्यक्तित्व का। और एक इन्होंने बताया पिकनिक व्यक्ति का, ठीक है, पिकनिक पर्सनालिटी का। 3 प्रकार से क्रेसमर ने बांटा, ठीक है। अब ये तीनों प्रकार में क्या क्या होता है, चलिए चीज़ों को मैं दिखाता हूँ आपको। जो एथलेटिक पर्सनालिटी होता है उसे हम लोग हिस्ट पुष्ट कहते हैं, ठीक है, हिस्ट पुष्ट व्यक्तित्व। अब देखिएगा, जो एथलेटिक व्यक्ति होता है, एथलेटिक जो व्यक्तित्व का व्यक्ति होता है, उसका शरीर सुदृढ़ होता है, प्रभावी इफेक्टिव स्वभाव, कंधा चौड़ा होता है, सफलता के प्रति रुचि होता है उसका, ऊर्जावान क्रियाशील होता है, पीठ व पाँवों को विकसित मांसपेशी होता है, आराम पर काम को महत्व। मतलब ऐसे व्यक्ति जो एथलेटिक टाइप का होता है वह आराम से ज़्यादा काम को महत्व देता है। वहीं पर बात किया जाए, यह निर्भय और बहादुर होता है और आक्रामक होता है। आमतौर पर जानते हैं जो एथलेटिक टाइप का व्यक्ति होता है वह काफ़ी हिस्ट पुष्ट वाला होता है, उसका शरीर का कंधा चौड़ा होता है, सफलता के प्रति रुचि होता है, प्रभावी स्वभाव होता है, सुदृढ़ शरीर होता है, पीठ व पाँव की जो विकसित मांसपेशियां होती हैं, आराम से ज़्यादा काम को महत्व देता है, निर्भय होता है, बहादुर होता है, आक्रामक होता है, ऊर्जावान होता है। तो ये जो है आपके एथलेट टाइप के पर्सनालिटी वाला है, ओके। चलिए, जाहिर सी बातें हैं कि जो एथलेटिक टाइप का होता है, आप लोग नाम सुनते भी आ रहे हैं कि जो एथलीट के खिलाड़ी होता है काफ़ी मजबूत होता है, ठीक है। तो इस प्रकार से पहला एथलेट। दूसरा है एस्थेनिक पर्सनालिटी, मीन्स अवसन्न व्यक्ति। अवसन्न व्यक्ति मीन्स एस्थेनिक पर्सनालिटी। अब चलिए एस्थेनिक पर्सनालिटी के बारे में देखते हैं। पतला व लंबा शरीर। जो एस्थेनिक टाइप का पर्सनालिटी का होता है वह पतला और लंबा होता है, ठीक है। सिजोफ्रेनिया की अधिक संभावना होती है एस्थेनिक टाइप के पर्सनालिटी वाले व्यक्ति में। भावविहीन चेहरा। जो व्यक्ति होता है भावविहीन होता है, सुखी त्वचा, सुखी हुई त्वचा। तो जो एस्थेनिक टाइप होता है यह थोड़ा सा ज़्यादा दिक्कत में रहता है और यह अवसन्न होता है, मतलब खुश नहीं होता है। इस टाइप के जो एस्थेनिक टाइप के जो व्यक्ति होता है यह खुश नहीं होता है, ठीक है। अब जो व्यक्ति खुश नहीं होगा, अवसन्न व्यक्तित्व का होगा, वह पतला दुबला लंबा शरीर का होगा। अब जब सिजोफ्रेनिया होगा, इसमें सिजोफ्रेनिया एक मानसिक रोग है, भावविहीन चेहरा होगा, मतलब चेहरा पर कोई एक्सप्रेशन नहीं होगा, ठीक है, और सुखी त्वचा होगा। चीज़ों को समझ गए। चलिए, तीसरा क्रेसमर का वर्गीकरण है पिकनिक टाइप। पिकनिक टाइप के पर्सनालिटी, पिकनिक टाइप। अब पिकनिक टाइप में क्या होगा, चीज़ों को आप लोग देखिए। पिकनिक टाइप में जो होता है वो होता है छोटा हुआ गोल मटोल शरीर। देखिए, एक हिस्ट पुष्ट वाला होगा, एक काफ़ी दुबला पतला लंबा शरीर वाला होगा, और एक ऐसा भी व्यक्ति होता है जो मीडियम का होता है, जो न ज़्यादा बड़ा होगा न छोटा होगा, छोट मटोल और गोल शरीर होता है ना ऐसा। तो ये जो है पिकनिक टाइप के होता है, जो छोटा और गोल मटोल होता है। जो काफ़ी लंबा दुबला पतला होगा एस्थेनिक होगा, जो हिस्ट पुष्ट होगा मतलब शरीर से सब ठीक होगा तो वह एथलीट होगा, ठीक है। सामाजिक, प्रसन्न और व्यवहारपूर्ण होता है। जो छोट मोट और गोल मटोल होता है, देखते होइएगा, वह काफ़ी प्रसन्न रहता है, काफ़ी सामाजिक में मिलजुल के रहता है और व्यवहारपूर्ण होता है सबके साथ, ठीक है। अधिक बातें करने वाला होता है। देखते होइएगा, जो ज़्यादातर छोट और मोट और गोल व्यक्ति होता है वह ज़्यादा बात करता है, ठीक है। और यह बहिर्मुखी स्वभाव का होता है, मीन्स यह बाहर से लोगों को ज़्यादा मिलना जुलना पसंद करता है, घुल मिल जाता है बाहरी लोगों के साथ, ठीक है। तो इस टाइप के पिकनिक टाइप के व्यक्ति में ये विशेषता पाया जाता है। चीज़ों को समझ गए, कोई दिक्कत नहीं। तो आपको क्रेसमर के वर्गीकरण में 3 चीज़ें याद रखना है कि क्रेसमर ने 3 तरीकों से बांटा व्यक्तित्व को। एक एथलेटिक टाइप, एक आपका एस्थेनिक टाइप और एक आपका पिकनिक टाइप। पिकनिक टाइप गोल मटोल वाला व्यक्ति, यह काफ़ी मजबूत सुदृढ़ वाला, और यह दुबला पतला लंबा वाला, ठीक है। तीनों समझ गए। चलिए, अब यहाँ पे दूसरा है सेल्डन का वर्गीकरण। साथियों, सेल्डन का वर्गीकरण बहुत महत्वपूर्ण है और सेल्डन ने भी जो है 3 तरीकों से व्यक्तित्व को बांटा, ठीक है। क्रेसमर ने भी 3 तरीके से बांटा व्यक्तित्व को, और विलियम सेल्डन का वर्गीकरण भी जो है आपके 3 तरीकों से व्यक्तित्व को बांटा, ठीक है। यही है कि इसके अनुसार व्यक्तित्व को निम्न भागों में विभाजित किया गया, ओके। चलिए, पहला है, देख लीजिए, अंतः आकारिकी व्यक्तित्व। अंतः आकारिकी का मतलब होता है कि अंतः से इंडोमॉर्फिक, मतलब उसका आंतरिक आकार जो है काफ़ी अच्छा है, ठीक है। अंतः आकारिकी व्यक्तित्व, इंडोमॉर्फिक पर्सनालिटी, ठीक है। देख लीजिए इंडोमॉर्फिक में क्या क्या होता है, देख लीजिए। इंडोमॉर्फिक
अंतः आकार की जो व्यक्ति होता है वह आत्मसंतुष्टि होता है, सामाजिक होता है, व्यवहारिक, कुशल और हंसमुख होता है, गोल मटोल होता है, सुविधा प्रिय होता है, सहनशील होता है। ठीक है, तो यह हो गया आपका इंडोमॉर्फिक। चीज़ों को समझ गए। इंडोमॉर्फिक, अगर आपको कुछ नहीं याद है तो सीधा आप इंग्लिश में नहीं या हिंदी में नहीं याद होता है तो इंडोमॉर्फिक इंग्लिश में ही लिखिएगा। ठीक है, पहला इंडोमॉर्फिक हो गया जो आत्मसंतुष्ट, सामाजिक, व्यवहार कुशल, हंसमुख, गोल मटोल, सुविधा प्रिय, सहनशील होता है। ठीक है, चलिए दूसरा इन्होंने सेल्डन ने बाता कि मेसोमॉर्फिक। इंडोमॉर्फिक के बाद आता है मेसोमॉर्फिक। ठीक है, जो मेसोमॉर्फिक व्यक्ति होता है यह बलिष्ठ व्यक्ति होता है। ठीक है, बलिष्ठ, बलिष्ठ मतलब समझते हैं ना, काफ़ी मजबूत, बल वाला। ठीक है, तो बलिष्ठ व्यक्ति का देख लीजिए क्या क्या विशेषता गुण होगा। तो जो मेसोमॉर्फिक होता है सेल्डन के अनुसार वह मजबूत और विकसित शरीर का होगा, आक्रामक और प्रभावी होगा, स्वास्थ्य के प्रति सजग रहता है, ईर्ष्यापूर्ण व्यवहार उसका रहता है, मनोरंजक कार्य में रुचि लेता है, शारीरिक क्रियाशील होता है, समाज में वह सफल होता है। तो इस प्रकार के जो व्यक्ति होता है वह जो है आपको मेसोमॉर्फिक वाला काफ़ी बलिष्ठ होता है, मजबूत होता है, आक्रामक होता है, प्रभावी होता है, स्वास्थ्य के प्रति सजग रहता है, ईर्ष्यापूर्ण होता है, मनोरंजक कार्य में रुचि लेता है, शारीरिक क्रियाशील होता है, समाज में सफल होता है। तो ये मेसोमॉर्फिक मतलब बलिष्ठ व्यक्ति का पहचान है। ठीक है, तीसरा जो इन्होंने बांटा सेल्डन ने वो कमजोर व्यक्ति एक्टोमॉर्फिक। पहला इन्होंने बांटा इंडोमॉर्फिक। ठीक है, दूसरा इन्होंने बांटा मेसोमॉर्फिक और तीसरा इन्होंने बांटा एक्टोमॉर्फिक। ठीक है, चलिए अब कमजोर व्यक्ति यानी एक्टोमॉर्फिक। कमजोर व्यक्ति के क्या क्या निशान होगा आप लोग खुद समझिए। पहला है पतला व लंबा शरीर। जो कमजोर होता है देखते होइएगा पतला और लंबा शरीर होता है, संवेदनशील होता है, कम बोलने वाला होता है कमजोर व्यक्ति, एकांत पसंद करता है कमजोर व्यक्ति, अपने अंदर ही वह केंद्रित होता है यानी आत्म केंद्रित होता है, शारीरिक रूप से कम क्रियाशील होता है और भावविहीन और भावों को छुपाने में समर्थ होता है। मतलब वह दूसरे को अपना जो है इमोशन नहीं बताने वाला होता है, शारीरिक क्रियाशील कम होता है, आत्म केंद्रित अपने आप में सिमट के रहने वाला होता है, एकांत पसंद करता है, कम बोलता है, संवेदनशील और पतला दुबला शरीर का होता है। तो इस प्रकार से यह आपका क्या हो गया एक्टोमॉर्फिक मतलब दुबला पतला कमजोर शरीर का। ठीक है, चलिए तो सेंडल का वर्गीकरण समाप्त हो गया। अब यहाँ पे हम देखेंगे हिपोक्रेटस का वर्गीकरण। ठीक है, अब हिपोक्रेटस का वर्गीकरण में देख लीजिए, इसके अनुसार व्यक्तित्व को निम्न भागों में विभाजित किया गया है। कौन कौन भागों में विभाजित किया गया है चलिए देखते हैं। पहला है मंद व्यक्तित्व मतलब फ्लेगमेटिक पर्सनालिटी। जो हिपोक्रेटस ने कहा कि भाई मेरे हम व्यक्ति को अलग अलग भागों में विभाजित करेंगे। ठीक है, तो मंद व्यक्ति के लिए इन्होंने बताया अंतर्मुखी। मंद व्यक्ति के लिए पहला जो हिपोक्रेटस ने बताया वह फ्लेगमेटिक पर्सनालिटी मतलब मंद व्यक्तित्व के। ठीक है, अब जो मंद व्यक्तित्व के होते हैं वह अंतर्मुखी होता है, समझ गए, सहनशील होता है, एकांत प्रिय होता है, तार्किक होता है, धीमे काम करने वाला और दुर्बल शरीर का होता है। तो ये जो है इन्होंने मंद व्यक्तित्व को बताया, कहा कि जो मंद व्यक्तित्व होते हैं फ्लेगमेटिक जो पर्सनालिटी के होते हैं वह अंतर्मुखी होंगे, सहनशील होंगे, एकांत पसंद करने वाले होंगे, तार्किक लॉजिकल होंगे, धीमे काम करने वाले होंगे और दुर्बल शरीर के होंगे। तो इन्होंने ये फ्लेगमेटिक को बताया। ठीक है, दूसरा इन्होंने बताया कि ऐसे भी व्यक्ति होते हैं जो मंद व्यक्तित्व के तो होते ही हैं, साथ ही कुछ ऐसे होते हैं जो आशावादी होते हैं, जो क्या होते हैं सैंग्विन पर्सनालिटी के होते हैं यानी आशावादी व्यक्तित्व के होते हैं। ठीक है, सैंग्विन पर्सनालिटी आशावादी व्यक्तित्व देख लीजिए। खुश व आनंद पूर्वक रहने वाला होता है। इस प्रकार के जो व्यक्तित्व होते हैं वह खुश और आनंद रहने वाला होता है। ठीक है, जो आशावादी होता है, जो आशा रखता हो किसी से, तो वह काफ़ी खुश और आनंद पूर्वक रहता है, बात सही है। आत्मविश्वासी होता है जो आशावादी होता है, सामाजिक लगाव रखता है आशावादी होता है, परिवर्तनशील होता है और मजबूत शरीर का होता है। आशा वही रख सकता है जिसके अंदर मजबूती होगा, मजबूत वाला जिसके अंदर मजबूती नहीं होगा वो आशा नहीं रखता है। ठीक है, तो ये जो है आपके आशावादी सैंग्विन पर्सनालिटी हो गया दूसरा पॉइंट जो कि हिपोक्रेटस के अनुसार है। अब जो एक आशावादी व्यक्तित्व है वह क्या क्या कर सकता है, क्या क्या होगा उसके अंदर, तो यही सब चीज़ें हैं, खुश आनंद पूर्वक रहने वाला, आत्मविश्वासी, सामाजिक, आशावादी, परिवर्तनशील, मजबूत शरीर। ठीक है, देखिए कोई बड़ा जो है इसमें चीज़ें नहीं है। ठीक है, आपको लगता होगा कि ये बड़ा है, कैसे याद करेंगे, आपको मेनली जितने भी वैज्ञानिक बताए हैं व्यक्तित्व को उस वैज्ञानिक के वर्गीकरण को याद रखना है बस। जैसे सेल्डन ने बताया वो भी 3 तरीके, क्रिस्मर ने बताया वो भी 3 तरीके, हिपोक्रेटस ने बताया अभी तक 2 पढ़ चुके हैं, आगे भी होगा, चलिए देखते हैं। ठीक है, चलिए अब इन्होंने एक बताया चिड़चिड़ा व्यक्तित्व मतलब कॉलेरिक पर्सनालिटी। कॉलेरिक पर्सनालिटी मतलब चिड़चिड़ा व्यक्ति। हिपोक्रेटस ने बताया मंद व्यक्तित्व, आशावादी व्यक्तित्व और चिड़चिड़ा व्यक्तित्व। ठीक है, अब जो चिड़चिड़ा व्यक्तित्व होता है वह किस प्रकार का होगा, तो प्रभावित शरीर का जो है श्राव होगा उसके अंदर। ठीक है, उत्तेजनशीलता होगा जो चिड़चिड़ा होगा, उसके बाद संवेदनशील होगा, त्वरित क्रोध मतलब जल्दी क्रोध वाला, और डिप्रेशन ग्रस्त मतलब डिप्रेसाइज्ड मतलब अवसाद ग्रस्त होगा। तो इस प्रकार के जो व्यक्तित्व होता है वह क्या होता है,
वो जो है प्रभावी जो है आपके चिड़चिड़ा होता है, कोलेरिक पर्सनालिटी होता है। ओके, चलिए चौथा यहाँ पे देखिएगा उदास व्यक्तित्व, मेलानकोलिक पर्सनालिटी। ठीक है, मेलानकोलिक पर्सनालिटी, मेलानकोलिक पर्सनालिटी मतलब उदास व्यक्तित्व। ठीक है, उदास व्यक्तित्व मतलब होता है प्रभावी श्राव, ठीक है, अवसादग्रस्त, चिंतायुक्त स्वभाव, कम सामाजिक। तो ये जो है उदास व्यक्तित्व है। तो इस प्रकार से जो है हिपोक्रेटस ने 4 तरीके से बांटा, मंद व्यक्ति, आशावादी व्यक्तित्व, ठीक है, उदास व्यक्तित्व और एक जो है कमजोर व्यक्तित्व, ठीक है, जिसको चिड़चिड़ा व्यक्ति, कोलेरिक पर्सनालिटी। तो इस प्रकार से हिपोक्रेटस के 4 पर्सनालिटी को याद रखिएगा, तो चीज़ों को जब पर्सनालिटी याद रहेगा तो उसके अंदर आसानी से चीज़ों को लिख सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे है जंग का वर्गीकरण। जंग ने है जो है ज़्यादा नहीं, जंग अपने अंदर मात्र 2 ही चीज़ों का दिमाग लगाया। इन्होंने सीधा बताया कि भाई मनोवैज्ञानिक आधार पर इन्होंने बताया कि अभिव्यक्ति करने की क्षमता व सामाजिक कार्यों में रुचि के आधार पर व्यक्तित्व को जो है 2 भागों में इन्होंने वर्गीकरण किया। किसके आधार पर? मनोवैज्ञानिक आधार, अभिव्यक्ति करने की क्षमता और सामाजिक कार्यों में रुचि के आधार पर इन्होंने मात्र 2 ही तरीके से बांटा। एक बटा ऐसा व्यक्ति जो एक्सट्रोवर्टेड पर्सनालिटी का हो, जो बहिर्मुखी व्यक्ति का हो, जो अपने से ज़्यादा बाहर के लोगों के साथ घुलता मिलता हो, अपने से ज़्यादा बाहर के लोगों पर विश्वास करता हो, यानी वह सामाजिक रूप से जो है तालमेल चलता हो। और एक इन्होंने बताया इंट्रोवर्ट। इंट्रोवर्ट वह समाज से ज़्यादा अपने आप को लगाव रखता है, आत्मकेंद्रित होता है। ठीक है, चलिए बताते हैं। बहिर्मुखी मतलब बाहर की ओर, ठीक है, एक्सट्रोवर्ट पर्सनालिटी। अब जो बहिर्मुखी व्यक्तित्व का होता है, देख लीजिए, वह सामाजिक लगाव होता है, मतलब बाहर की तरफ उसका झुकान ज़्यादा होता है खुद से, तो वह सामाजिक होगा। वह बाह्य समाज में रुचि रखेगा। वह निर्णय क्षमता वाला होता है, यथार्थवादी, आशावादी होता है बाहर के लोगों से। वह लॉजिकल बातें करता है, तार्किक होगा। ठीक है, प्रभावी वाक शक्ति होगा, मतलब उसका इफेक्टिव जो है सेंटेंस होगा। और लोगों में लोकप्रिय होगा, जो बाहरमुखी होगा। मित्रवत व्यवहार होगा, मतलब सबसे मित्र की तरह व्यवहार करेगा और संकोच से दूर होगा। तो इस प्रकार के व्यक्ति जो एक्सट्रोवर्ट होते हैं वह काफ़ी जो है ज़्यादा लोगों से लगाव रखते हैं, समाज से लगाव रखते हैं। वह काफ़ी प्रभावी वाक बोलेगा, निर्णय में क्षमता रखता है, यथार्थवादी, आशावादी, तार्किक, ठीक है, लोग में प्रिय होगा, मित्र व्यवहार करेगा, संकोच से दूर होगा। तो इस प्रकार के व्यक्ति एक्सट्रोवर्ट होता है, बाहर के मुखी वाला। ओके, अब दूसरा आता है अंतर्मुखी व्यक्तित्व, इंट्रोवर्ट पर्सनालिटी। ऐसा व्यक्ति जो आत्मकेंद्रित होता हो, जो अंतर्मुखी मतलब अपने ही अंदर जो है समेट के रहने वाला होता हो। जैसे इस प्रकार के व्यक्ति में आत्मकेंद्रित का लक्षण होता है। अल्पभाषी मतलब कम बोलने वाला होता है। इच्छावादी या आशावादी नहीं होता है, यह खुद के इच्छावादी होता है, अपनी इच्छा के अनुसार काम करता है। ठीक है, तो समझिए, सीधा समझिए कि एक्सट्रोवर्ट जो होता है वह इंट्रोवर्ट के उल्टा होता है। एक्सट्रोवर्ट में जिस प्रकार से व्यक्ति अपने आसपास, अपने समाज और अपने लोगों से ज़्यादा मिलना जुलना बोलना पसंद रखता है, उसी प्रकार से इंट्रोवर्ट में उल्टा होता है। कम, दूसरे से कम मतलब रखना, अपने अंदर ज़्यादा चीज़ों को देखना, अपने अंदर केंद्रित होना, कम बोलना, अपने इच्छा को प्रकट करना। ठीक है, लोगों में लोकप्रिय नहीं होते हैं, अति संवेदनशील होते हैं, शर्मीले भी होते हैं। ठीक है, इंट्रोवर्ट वाला निर्णय लेने में देरी लगाते हैं, आदर्शवादी होते हैं, काल्पनिक होते हैं, आज्ञा पालन व्यवहार करते हैं। इंट्रोवर्ट वाला एकांत पसंद करते हैं और कम सामाजिक होते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से जो आपके व्यक्तित्व होता है, जो इंट्रोवर्ट वाला व्यक्तित्व होता है ना, ये बहुत ही बड़ा बड़ा नाम करता है। ठीक है, यह जो है आपको क्या करता है, आपको इस प्रकार के जो व्यक्तित्व होता है वह किस प्रकार के व्यक्तित्व में होता है, तो कवि हो गया, लेखक हो गया, वैज्ञानिक हो गया, ये सब इंट्रोवर्ट पर्सनालिटी के होते हैं, जो दूसरों से ज़्यादा मतलब नहीं रख के खुद से ज़्यादा मतलब रखते हैं। और उनको इस चीज़ का मतलब नहीं रहता है कि मैं लोकप्रिय होऊंगा या नहीं होऊंगा, वो अपना काम करते रहते हैं। ठीक है, तो यही जो है इंट्रोवर्ट हो गया। समझ गया चीज़ को। चलिए, अब लास्ट वाला बच गया समान वर्गीकरण, जनरल क्लासिफिकेशन। जनरल क्लासिफिकेशन में 2 तरीके से बांटा गया है, एक टाइप ए है और एक टाइप बी है। टाइप ए वाले जो होते हैं इसमें निम्न गुण होते हैं। ठीक है, या अति महत्वाकांक्षी होते हैं। ठीक है, मतलब इनका डिजायर बहुत ज़्यादा होता है, अपनी मर्जी से काम करने वाले होते हैं। टाइप ए के स्व अनुशासित होते हैं, मतलब स्वयं को अनुशासन में रखते हैं और समय की इनके अंदर बहुत ज़्यादा पाबंदी होती है। तो इस प्रकार से जो टाइप ए के पर्सनालिटी है वो आपको यहाँ पे ये सब गुण पाया जाता है। अति महत्वाकांक्षी, अपनी मर्जी से काम करने वाला, स्व अनुशासित, समय के पाबंद, ये टाइप ए के पर्सनालिटी। ठीक है, टाइप 2 के जो पर्सनालिटी होते हैं इसमें निम्न गुण पाए जाते हैं। ठीक है, और इसमें इस प्रकार के व्यक्तित्व को शामिल किया जाता है जो सफलता के प्रति कम केंद्रित होते हैं, जो दूसरों के अनुसार कार्य करते हैं, समय के कम पाबंदी होता है और इनकी इच्छाएं समान होती है। तो ये टाइप बी के होते हैं, जो एक नॉर्मल इंसान होता है उस प्रकार के, जो कम केंद्रित होते हैं सफलता के प्रति, दूसरे के अनुसार कार्य करते हैं, अपने अंदर कम पाबंदियां होती है और इनकी इच्छाएं समान होती है। तो ये टाइप जो है बी है। ठीक है, तो इस प्रकार से व्यक्तित्व को 5 भागों में बांटा गया।
मैंने क्या क्या पढ़ा? सेल्डन का वर्गीकरण, केस्मर्स का वर्गीकरण, हिप्पोक्रेट्स का वर्गीकरण, जुंग का वर्गीकरण और सामान्य वर्गीकरण। तो ये आपके 5 प्रकार से मैंने वर्गीकरण पढ़ाया। ऊपर के सेल्डन का, ठीक है, सेल्डन का वर्गीकरण और केस्मर्स का वर्गीकरण, इस तीनों में 3-3 प्रकार से बांटा गया था, ठीक है। हिप्पोक्रेटस में 4 प्रकार से, जुंग में 2 प्रकार से और इस सामान्य में 2 प्रकार से। तो ये आपको मेनली यही याद रखना है, तो चीज़ों को आराम से लिख पाएंगे। ओके, बाकी आपको इंग्लिश प्रश्न है हमारे सामने। वो प्रश्न है कि मानसिक और रक्षात्मक प्रणाली अथवा मनोरचनाएं से क्या समझते हैं? मनोरचनाएं के वर्गीकरण करें। आपसे क्वेश्चन पूछेगा मेंटल या डिफेंस मैकेनिज्म क्या होते हैं, मेंटल या डिफेंस मैकेनिज्म के क्लासिफिकेशन बताएं। ऐसे क्वेश्चन से आपके पूछ सकते हैं। मेंटल मैकेनिज्म क्या है, प्रकार लिखकर वर्णन करें। ऐसे क्वेश्चंस पूछेंगे 10 नंबर में, लॉन्ग में पूछता है, बट इस बार शॉर्ट में पूछा गया था। एमपी में सेकेंड ईयर के जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें यह जो है आपके पूछे गए थे कितने, 5 नंबर में शॉर्ट क्वेश्चन में। तो वहाँ जो अगर शॉर्ट में पूछेगा तो ज़्यादा लिखने की ज़रूरत नहीं है, बस इसका मतलब लिखिए कि मेंटल डिफेंस मैकेनिज्म होता क्या है और इसके प्रकार को लिख देना है 5 नंबर। ओके, अगर 10 नंबर में पूछेगा तो इसको प्रकारों को भी वर्णन करना पड़ेगा। ओके, चलिए देखते हैं। यहाँ पे देखिएगा आप लोग, मानसिक और रक्षात्मक प्रणाली, मेंटल एंड डिफेंस मैकेनिज्म होता क्या है, इस चीज़ को देखिए। मनोरचनाएं अथवा सुरक्षा कार्य विधियाँ वे तकनीक अथवा विधियाँ हैं। देखिए मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ। मनोरचनाएं ये जो है डिफेंस मैकेनिज्म, ये नहीं कोई आपका दवाई है, ना कोई आपका मशीन है, कुछ नहीं है, ठीक है। यह एक तरीका है, यह एक तकनीक है जिसको व्यक्ति क्या करता है, अपनाता है। अगर किसी को तनाव आ जाता है, बहुत ज़्यादा चिंता आ जाता है, ठीक है, और व्यक्ति जो है बहुत ज़्यादा भावनात्मक रूप से तनाव में ग्रसित हो जाता है या उसको चिंता, एंजाइटी या द्वंद्व रहता है मन में, तो उसको यह तकनीक अपनाता है। एग्जाम्पल के तौर पर समझिए, अगर आपको बहुत ज़्यादा चिंता होने लगता है किसी भी चीज़ को लेकर, तो आप उस चिंता से निकलने के लिए क्या करते हैं कि जो चीज़ के प्रति आपको चिंता है उसके जगह पर आप दूसरा काम शुरू कर देते हैं, या म्यूजिक सुनने लगते हैं या कुछ और एक्टिविटी करने लगते हैं। तो एग्जैक्ट यही एक्टिविटी, यही आप कुछ और तरीका अपनाते हैं उस चिंता को दूर करने के लिए, तो वही तरीका आपका मेंटल डिफेंस मैकेनिज्म का काम करता है। चीज़ों को समझ गए ना? तो बहुत सारे तरीका है जिसके द्वारा व्यक्ति जो है अपनाकर अपने द्वंद्व को, अपने चिंता को, अपने तनाव को दूर करने का प्रयास करता है, ठीक है। चलिए देखिए, मनोरचनाएं अथवा सुरक्षा कार्यविधि भी इसको कहते हैं। यह एक तकनीक या विधि है, ठीक है, जिनका प्रयोग करके व्यक्ति अपना तनाव, अपना चिंता को कम करने अथवा द्वंद्व को सुलझाने के लिए करता है। सीधा समझिए कि डिफेंस मैकेनिज्म एक ऐसा विधि एक ऐसा तकनीक है जिसके द्वारा कोई भी व्यक्ति उपयोग करके अपने अंदर के चिंता को, अपने तनाव को अथवा द्वंद्व को सुलझाने का कोशिश करता है, ठीक है। समझ गए चीज़ को? चलिए, अगर हमें भी टेंशन होगा तो क्या करेंगे, हम चले जाएंगे, या कभी कभी देखते होइएगा कि व्यक्ति अपने बुराइयों को दूसरे के ऊपर थोप देता है, थोपता है कि नहीं? व्यक्ति अपने बुराइयों को दूसरे के ऊपर थोप देता है, यह भी एक तरीका ही है, यही मेंटल डिफेंस मैकेनिज्म का ही। आगे पढ़िएगा पता चलेगा टाइप्स में, ठीक है ना। या व्यक्ति क्या करता है, दूसरे के ऊपर तो थोप ही देता है, या व्यक्ति नकल करता है, ठीक है, उसके चीज़ों को अपने अंदर समाने का कोशिश करता है। जब किसी को अच्छाई चीज़ रहता है तो व्यक्ति उसका नकल करके सोचता है कि हम उसके जैसे बन जाए, ठीक है। तो यही टेक्निक जो है आपके होते हैं, ठीक है। बाकी देखिए, ये व्यक्तित्व को प्रारंभिक सुरक्षा प्रदान करता है। ये पर्सनालिटी को क्या करता है कि प्राइमरी जो है सिक्योरिटी देता है, ठीक है। जबकि सभी लोग गंभीर भावनात्मक तनाव के समय विभिन्न पद्धतियों का प्रयोग करते हैं, लेकिन ज़्यादातर परिस्थितियों में इनका निरंतर प्रयोग जो है समस्याओं का संकेत देता है। साथियों, सब व्यक्ति अपने अपने तरीके से अलग अलग तकनीक का प्रयोग करते हैं। किसी को अगर समस्या आता है तो व्यक्ति अलग अलग तकनीकों का प्रयोग करता है। कोई म्यूजिक सुनता है, कोई अलग काम करता है उस काम से हटकर, ठीक है। कोई ऐसे भी होता है जो अपने गलतियों को दूसरे के ऊपर थोप कर निकलना चाहता है उससे, ठीक है ना। या कोई ऐसे होते हैं जो तरह तरह के अलग अलग युक्ति का उपयोग करता है, मतलब किसी चीज़ का उपयोग करता है, ठीक है, आसान बनाने के लिए। तो ये सारे जो तकनीक होते हैं व्यक्ति को प्रारंभिक व्यक्तित्व का सुरक्षा देता है, ठीक है, फर्स्ट प्राइमरी देता है।
कभी कभी व्यक्ति जो क्या होता है कि गंभीर भावनात्मक तनाव में जाता है तो अलग अलग पद्धतियों, अलग अलग जो है चीज़ों का प्रयोग करता है इससे निकलने के लिए। लेकिन ज़्यादातर परिस्थिति में होता यह है कि अगर कोई व्यक्ति निरंतर इसका अगर उपयोग करने लगे इस तरीके का कि वो हमेशा तनाव से निकलना कोशिश करे, हमेशा द्वंद्व से निकलने का कोशिश करे, ठीक है, चिंता से निकलने का कोशिश करे और इसके लिए अलग अलग विधि अपनाए हमेशा निरंतर, तो यह कहीं ना कहीं एक बीमारी का संकेत देता है। ठीक है, जैसे मान गए हम बरसों बाद या 10 दिनों या महीने, 2 महीने, 4 महीने के बाद हमें आज तनाव आ गया, तो हम इस या किसी काम न होने के बाद जो है तनाव आता है, ठीक है, तो अगर हमें ये चीज़ें उत्पन्न हो रहा है तो हम क्या करेंगे, कुछ ऐसा काम करेंगे जिसके कारण हमारा तनाव जो है ख़त्म हो जाए। ठीक है, तो यही जो काम करेंगे, जो सोचेंगे कोई और चीज़ें, वही तकनीक होगा। ठीक है, लेकिन अगर हम इसका निरंतर उपयोग कर रहे हैं, बार बार इसका उपयोग करने का हम कोशिश कर रहे हैं कि हम बार बार म्यूजिक सुन के, बार बार कोई और काम करके, बार बार किसी और को दोषी करार देकर हम इससे निकलने का प्रयास करते हैं, तो कहीं ना कहीं यह समस्या का एक संकेत है। समझ गए? तो आपको फिर डॉक्टर से कंसल्ट करनी चाहिए। तो ये जो है सारी चीज़ें मैं आपको बता दिया। अब चलिए यहाँ पे चीज़ों को आगे देखते हैं। अब इसका देखिए, ये जो चीज़ें मैं ऊपर अभी जाना हूँ, आप लोग को बताए हैं, यह जो है मनोरचनाएं का अलग अलग परिणाम होता है और इसके परिणामों के आधार पर 2 तरीके से बांटे गए हैं। मतलब डिफेंस मैकेनिज्म, और जो डिफेंस मैकेनिज्म है इसको एक पॉजिटिव में और एक निगेटिव में बांटा गया है। पॉजिटिव का और निगेटिव का दोनों का अलग अलग परिणाम होते हैं। चीज़ें सेम है, दोनों का मतलब वही है, दोनों आपके जो है द्वंद्व से ही, तनाव से ही और यही सब चीज़ें से दोनों बचाएगा, चाहे वो ऋणात्मक हो चाहे वो धनात्मक हो, लेकिन दोनों का परिणाम अलग होते हैं। परिणाम के आधार पर ही 2 भागों में बांटा गया है, एक पॉजिटिव और एक निगेटिव। इतना तक कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब आपको चीज़ें को सबसे पहले मैं बता दूं। देखिए 9 पॉइंटें, लगभग 8-9 पॉइंटें फर्स्ट में पॉजिटिव में मिलेंगे और 9 पॉइंटें जो है आपके निगेटिव में मिलेंगे। कुल 18 पॉइंट होते हैं। ठीक है, तो मैं आपको सीधा सीधा यहाँ पे बता दूं कि सबसे पहले कोशिश कीजिएगा कि इसके पॉइंट को, जो 9 पॉइंट इसमें है और 9 पॉइंट इसमें में है, या इसमें 8 होगा, तो आपको पहले ये 9-8 पॉइंट है इसका, 9-8 पॉइंट है इसका ध्यान में रखना है। ठीक है, क्योंकि होगा क्या कि अगर मान के 10 नंबर में प्रश्न पूछता है तो इतना तक तो लिख देंगे कि 2 प्रकार के होते हैं, इतना तक तो आसान है, लिख देंगे। उसके बाद अगर आपको मान गए कंप्लीट नहीं याद है, तो अगर सिर्फ 9 पॉइंट ही इसका याद है तो लिखेंगे कि सकारात्मक जो है मनोरचनाएं निम्न है, और उसमें 9 पॉइंट सीरियली नीचे ऊपर करके 9 पॉइंट तक लिख देंगे, तो ये हो जाएगा। फिर लिखेंगे कि ऋणात्मक जो है मनोरचनाएं निम्न है, तो उसके बाद फिर नीचे 9 पॉइंट लिख देंगे, तो 2-2.5 पेज का ऐसे भी आपका हो जाएगा। तो 10 में 8 नंबर ऐसे मिल जाएंगे। ठीक है, लेकिन अगर आपको पूछ देगा कि प्रकार के साथ में वर्णन करें, तो आपको वर्णन करना पड़ेगा। तो इस 9 में से 9-9 पॉइंट जो दोनों में हम आगे देखेंगे, कम से कम 9 में से 5-5 का जो है आपको वर्णन करना पड़ेगा। याद तो 9 पॉइंट लिखना पड़ेगा, पहले आपको पॉइंट ही ऊपर में लिख देना है कि पॉजिटिव रचनाएं ये सब है, ये सब है, ये सब है, ये सब है, 9 लिख दीजिएगा या 8 लिख दीजिएगा, फिर दूसरे में 9 या 8 लिख दीजिएगा। उसके बाद वर्णन करने में चलिएगा तो कम से कम पॉजिटिव से 5 का और निगेटिव से 5 का वर्णन कर दीजिएगा, तो जिससे होगा क्या कि आपको पूरा नंबर मिल जाएंगे। ओके, चलिए बता देते हैं अब पॉजिटिव डिफेंस मैकेनिज्म। इसमें निम्नलिखित मनोरचनाएं शामिल होते हैं। कौन कौन से शामिल होते हैं? पहला है कॉम्पेनेंसन, मतलब क्षतिपूर्ति। क्षतिपूर्ति का मतलब होता है कि किसी दूसरे क्षेत्र में वास्तविक अथवा काल्पनिक कमियों को पूरा करने के लिए अतिरिक्त प्रयास करना। जैसे हमारे काम में कहीं कमी रह गया है, ठीक है, हमारे काम में किसी काम में कमी रहने से वो काम नहीं हो पाया और उसके प्रति काम नहीं हुआ, तो हमारे अंदर तनाव, चिंता उत्पन्न हो सकता है, द्वंद्व उत्पन्न हो सकता है। ठीक है, उस काम के प्रति कि क्यों नहीं हुआ, बहुत रंग के सवाल होने लगता है दिमाग में। तो इस प्रकार हम चाहते हैं कि इसको दूर करें, तो हम क्या करते हैं? क्षतिपूर्ति करते हैं। मतलब जो पहला क्षेत्र था वहाँ पे जो भी हमारा कमी था, उस कमियों को हम क्या करेंगे? दूर करने का प्रयास करेंगे, यानी उसके क्षति को पूर्ति करने का प्रयास करेंगे। ठीक है, जैसे 4 खन्ना है, ठीक है, 4 खन्ना है, 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर दे दिए। ठीक है, 3 नंबर दे दिए और हम इस बीच में कुछ नहीं नंबर दिए, यहाँ पे 3 दे दिए। तो जब तक यह सीरियल पूरा नहीं होगा, जब तक हम बीच में नंबर नहीं देंगे। ठीक है, तो हमें सीरियली पूरा करने के लिए क्या करना पड़ेगा? इसमें फिल करना पड़ेगा, और नहीं तो हमको फिर से दूसरा 1, 2, 3 लिखना पड़ेगा। तो हम अगर चाहते हैं कि इसके जो क्षति हुआ है, इसमें ब्लैंक है, इसको हम पूर्ति कर दे जिससे हमका सीरियल बन जाए, तो इसमें हम 2 फिल कर देंगे। तो उसी प्रकार से अगर किसी दूसरे क्षेत्र में कोई चीज़ें कमियाँ रह गई है, तो उसको हम प्रयास करके दूर कर सकते हैं। तो यही क्षतिपूर्ति होता है। ओके,
दूसरा होता है सब्स्टिट्यूशन। सब्स्टिट्यूशन मतलब प्रतिस्थापन, ये सब पॉजिटिव का प्रकार है। व्यक्ति एक लक्ष्य के स्थान पर दूसरा लक्ष्य रखता है अथवा भावनाओं को किसी अन्य व्यक्ति के विस्थापन की अपेक्षा क्रिया के अधिक स्वीकार रूप से अपनाता है। सब्स्टिट्यूशन का मतलब होता है प्रतिस्थापन। प्रतिस्थापन का मतलब होता है कि एक जगह पे जैसे यहाँ पे मैं बताता हूँ, एक यह ब्लैंक है, एक यह ब्लैंक है, यह जो है आपका ये आपका जो है 2 नंबर का ब्लैंक है और ये 3 नंबर का गोला है, ठीक है। तो सब्स्टिट्यूशन का मतलब होता है कि इस वाले गोला को यहाँ पे लाकर स्थापित कर दे, या फिर जो है इस वाले गोला को यहाँ पे लाके इसके अंदर स्थापित कर दे, इसके जगह पे, यानी इसको इसके जगह पर स्थापित कर देंगे या फिर इसको जो है इसको जगह पर स्थापित कर देंगे, यानी इस दो को एक बना देंगे। 2 गोला है, इसको एक ही गोला के अंदर सिमट देंगे। अब इसको इसमें करें चाहे इसको इसमें करें, ठीक है। तो यही प्रतिस्थापित होता है कि जैसे हमारे लक्ष्य है, तो कोई लक्ष्य है, अगर वो लक्ष्य हमें पूरा नहीं होता है तो उस लक्ष्य की जगह पर हम दूसरा लक्ष्य रख लेते हैं, जिससे हम जो है पहले वाले लक्ष्य को भूलकर नए लक्ष्य को करने लगते हैं। तो यही प्रतिस्थापित होता है, जिससे व्यक्ति का तनाव वगैरह ये सब दूर होता है, ठीक है। तीसरा होता है सब्लिमेशन यूनियन। यूनियन का मतलब होता है सब्लिमेशन, अस्वीकार प्रवृत्ति, विशेषकर यौन संबंध और आक्रामक प्रवृत्तियों को व्यक्तित्व और सामाजिक रूप से स्वीकार प्रशासन की ओर मोड़ना जैसे रचनात्मक विधियाँ। देखिए, यूनियन सब्लिमेशन का मतलब होता है कि हम जानते हैं कि ये काम गलत है, ये काम नहीं करनी चाहिए, ठीक है, लेकिन फिर भी हम उसको किए हैं और उसके परिणाम में निगेटिव आया, जिसके कारण हमें प्रॉब्लम हुआ है, मानसिक प्रॉब्लम। तो हम क्या करेंगे कि ऐसे काम करेंगे जो सामाजिक रूप से स्वीकार हो, जो समाज उसको एक्सेप्ट करे, या दूसरा कोई भी डिपार्टमेंट हो उसमें उस चीज़ को मानता हो, उसको स्वीकारता हो। तो वैसे काम करेंगे जो गलत काम है उसको छोड़कर एक स्वीकारता पूर्वक काम को और बढ़ना ही सब्लिमेशन होता है, ठीक है। चीज़ों को समझ गए। चलिए, चौथा है रेशनलाइजेशन, युक्तिकरण। युक्तिकरण का मतलब होता है, ये सब पॉइंट पहले याद रखिएगा, ये सब पॉइंट है, पॉइंट नहीं याद रखिएगा तो फंस जाइएगा, समझ गए। पहले पॉइंट को रट लीजिएगा। देखिए, दृष्टिकोणों, विश्वास और व्यवहारों को उचितता के लिए किसी व्यक्ति द्वारा पेश किया गया तर्कसंगत और युक्तिपूर्ण स्पष्टीकरण जो अन्य स्थितियों में अस्वीकार होता हो। साथियों, युक्तिकरण का मतलब होता है रेशनलाइजेशन। अब देखते होइएगा, कोई व्यक्ति जब बहुत ज़्यादा समस्या में फंस जाता है तो वह जो है निकलना चाहता है, और निकलने के लिए बहुत सारे जो है युक्ति अपनाता है, ठीक है, बहुत सारे तर्क लॉजिक देता है, चाहे वो गलत ही क्यों ना हो, लेकिन उसको अभी समस्या से निकलना है। तो व्यक्ति बहुत ज़्यादा लॉजिक ढूंढता है, बहुत ज़्यादा तर्क ढूंढता है, वो अपने आप को बहुत ज़्यादा क्लियरिटी स्पष्ट देता है, ठीक है। भले वो गलत है, उसको ये काम जो है गलत से ही जो है छूट गया हो या नहीं हो पाया हो, लेकिन वो व्यक्ति जानता है कि ये काम हमारे लिए महत्वपूर्ण है, तो इसको हम कैसे जो है करेंगे। तो इसके लिए वह रेशनलाइजेशन विधि का उपयोग करके अपने कामों को पूरा करेगा और टेंशन तनाव को कम करेगा। यह रेशनलाइजेशन क्या होता है, तो एक तर्कपूर्ण और युक्तिकरण स्पष्ट स्थिति होता है, तरीका होता है। चीज़ों को समझ गए। चलिए, 5वां में है रिप्रेशन। रिप्रेशन का मतलब है दमन, ठीक है। दमन का मतलब है कि कोई भी द्वंद्व पैदा करने वाला या दुखदायक विचार, प्रवृत्ति, भावना और क्रिया को अवचेतन रूप से अनैच्छिक तौर पे भूल जाना। दमन का मतलब होता है कि जो है बिना अनैच्छिक रूप से चीज़ों को भूल जाना, ठीक है। जैसे हो देखते होइएगा कि बहुत लोग होते हैं कि कहीं ना कहीं गड़बड़ी होता है और बहुत ज़्यादा टेंशन कोई बात या कोई चीज़ें बन जाता है, तो व्यक्ति क्या करता है, अपने टेंशन तनाव से दूर निकलने के लिए वह क्या करता है कि उस चीज़ को अनैच्छिक रूप से अपने अंदर भूल जाता है, दमन कर लेता है, घूट घूट कर रह जाता है, लेकिन वो सोचता है कि हमें इससे निकलना है। तो व्यक्ति जो है दमन कर जाता है बातों को, मतलब न चाहते हुए भी उस चीज़ को वो भूलने का प्रयास करता है। यही जो है हमारा दमन होता है, अपने अंदर दमन कर लेना विचारों, प्रवृत्ति, भावनाओं और कामों को, ठीक है, जिससे तनाव और द्वंद्व से निकला जा सके। छठा है डेनियल, खंडन। चेतन मन में मतलब कॉन्शियस में भावनात्मक द्वंद्व मिट जाता है और व्यक्ति इसके अस्तित्व से इनकार कर देता है। खंडन मतलब होता है बात को खंडित कर देना, मतलब जो रियलिटी है, अगर हमें किसी भी चीज़ को लेकर टेंशन हो रहा है, तनाव हो रहा है, अगर वो चीज़ को हम खंडित कर दें कि नहीं ये चीज़ें ऐसा था ही नहीं, एक प्रकार से कहिए कि चीज़ें सही था, वो चीज़ें पहले था, लेकिन हम उसको खंडन कर दे से देखते हुए कभी कभी होता है ऐसा कि कोई व्यक्ति
को अगर बहुत ज़्यादा टेंशन हो जाता है तो वह व्यक्ति जो है अपने आप को पहले के कामों को खंडित कर देता है। भले ही वो उसके जीवन में हुआ हो, घटित हुआ हो, लेकिन वो व्यक्ति उसको पुनः याद करने का प्रयास नहीं करता है। ये नहीं सोचता है कि हम याद करके फिर से तनाव टेंशन लेने लगे। तो इसके लिए वह क्या करेगा कि उसे डेनियल कर देगा, खंडन कर देगा उस चीज़ को। ठीक है, तो यही जो है खंडन होता है। समझ गए। चलिए 7वां देखिएगा, सुधारीकरण अनडूइंग। सुधारीकरण का मतलब होता है, देखिएगा, कि व्यक्ति अपने गलत व्यवहारों को सुधारता है या फिर माफ़ी मांगकर उस कार्य से उत्पन्न उद्वेग से बचा जा सकता है। देखिएगा, कभी कभी अगर लड़ाई झगड़ा होता है और गलत आप में नहीं है, फिर भी आप नहीं चाहते हैं कि इस बात को बतंगर बनाएं और बहुत ज़्यादा सब में टेंशन पैदा करे, तनाव पैदा करे, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, अनडूइंग कर लेते हैं, मतलब सुधारीकरण कर देते हैं, सुधार का प्रयास करते हैं। अगर हमें गलत है तो हम माफ़ी मांग लेंगे और उस उद्वेग से, एंजाइटी से बच जाएंगे। ठीक है, जो हो सकता है बाद में नहीं माफ़ी मांगने से। लेकिन अगर हमारे अंदर कोई गलती नहीं है फिर भी हम माफ़ी मांग लेंगे कि चलो भाई हटाओ, हम ही माफ़ी मांग लेते हैं, झगड़ा तो, टेंशन तो ख़त्म हो जाएगा ना, ऐसे होता है ना। या व्यक्ति अपने गलतियों को सुधारने का भी प्रयास करता है। तो इस प्रकार से 7वां पॉइंट सुधारीकरण अनडूइंग का है। एंड 8वां है आइडेंटिफिकेशन, मतलब तदात्म्य। दूसरों को निश्चित विशेषताओं को स्वयं से जोड़ना अचेता अवस्था में होता है तथा यह सुपर ईगो के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तदात्म्यता मतलब होता है आइडेंटिफिकेशन, मतलब किसी के परिचय को अपने से जोड़ लेना। मतलब कोई बढ़िया व्यक्ति है, कोई विशेष गुण के व्यक्ति है, तो उसके गुण को हम अपने अंदर जोड़ लेंगे और दूसरे को बताएंगे। तो यह भी एक व्यक्ति को अपने अंदर, चूँकि हम जानते हैं कि अपने अंदर अगर कोई कमियाँ रहेगा तो इस कमी के लेकर भी व्यक्ति को टेंशन और तनाव उत्पन्न होता है। ठीक है ना, होता है ना। तो इस कारण से भी व्यक्ति को जो है टेंशन तनाव होता है अपने क्या चीज़, परिचय को लेकर, अपने पहचान को लेकर। ठीक है, कि हम बहुत गलत है, ये है, वो है, डिस्टर्ड है। तो इस कारण अगर व्यक्ति अपने पहचान को छुपाना चाहता है तो क्या करता है कि आइडेंटिफिकेशन में किसी के विशेषता को स्वयं से जोड़ लेता है, जिससे व्यक्ति को लगता है कि चलो भाई हम भी थोड़ा नाम वाले हो जाएंगे, दूसरे को ही पहचान से सही, लेकिन हमें भी लोग इस पहचान से, इस चीज़ें से जानने लगेंगे। तो यही जो है आइडेंटिफिकेशन 8वां होता है। ओके, 9वां होता है स्थानांतरण, ट्रांसफरेंस। ट्रांसफरेंस का मतलब होता है कि स्थानांतरण, महत्वपूर्ण व्यक्तियों के प्रति पूर्व सकारात्मक अथवा नकारात्मक भावनाएं वर्तमान में किसी और व्यक्ति पर लागू हो जाता है। महत्वपूर्ण व्यक्तियों के प्रति पूर्व सकारात्मक और नकारात्मक भावनाएं वर्तमान में किसी और व्यक्ति पर लागू हो जाता है। स्थानांतरण का मतलब होता है ट्रांसफरेंस। ट्रांसफरेंस का यहाँ मतलब है कि जो मैं पहले काम किया, ठीक है, जो मैं पहले काम किया, पहले वाला काम मेरा चाहे निगेटिव हो चाहे पॉजिटिव हो, वो काम मेरा पहले का अभी किसी और पर लागू हो जाता है या स्थानांतरित हो जाता है, तो वही जो है स्थानांतरण या ट्रांसफरेंस कहलाता है। और यह एक पॉजिटिव क्या होते हैं, डिफेंस मैकेनिज्म होते हैं। तो इस प्रकार से 9 पॉइंट मैंने आपको बताया, यह आपके पॉजिटिव है। ठीक है, चीज़ों को समझ गए। चलिए अब हम लोग चलते हैं निगेटिव डिफेंस मैकेनिज्म की तरफ, जो कि एक नकारात्मक मनोरचनाएं हैं, और ये निम्नलिखित ये भी 9-10 पॉइंट होंगे। चलिए देखिए, पहला है सप्रेशन, और ऊपर में क्या था, दमन था, तो नीचे में क्या होगा, समन है। देखिए ऊपर में पॉजिटिव में एक पॉइंट पे दमन था, रिप्रेशन, तो यहाँ पे है दमन है सप्रेशन। देख लीजिए, द्वंद्व पैदा करने वाले कष्टकारक विचारों, प्रवृत्तियों, भावनाओं और परिस्थितियों को अवचेतन रूप में अनैच्छिक तौर पे भूल जाना। वहाँ भी वही चीज़ें था कि अपने अंदर चीज़ों को दमित कर जाना, अपने अंदर चीज़ों को क्या करना, घुट घुट कर रह जाना। ठीक है, और समन का मतलब है कि अनैच्छिक तौर पर चीज़ों को भूल जाना, मीन्स वही चीज़ें है यहाँ भी, कि मतलब बिना चाहते हुए भी, ना चाहते हुए भी, अनैच्छिक रूप में भी हम चीज़ों को भूल जाएंगे, जो भी गलत चीज़ें हैं उसको भूल जाएंगे ना चाहते हुए भी, और वही जो है हमारा समन का काम करेगा, जिससे हमें आगे बढ़ने में मदद भी मिलेगा। और ये नेगेटिव प्रकार के डिफेंस मैकेनिज्म है। ओके, चलिए पहला सप्रेशन, समन हो गया। अब वहाँ पे सब्स्टिट्यूशन था, प्रतिस्थापित था, तो यहाँ पे विस्थापन है, डिस्प्लेसमेंट है। प्रतिस्थापित मतलब किसी चीज़ के जगह पर दूसरा चीज़ को ला देना, वो प्रतिस्थापित था। लेकिन यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट है, विस्थापन है। भावनात्मक रूप से सजग स्थिति अथवा वस्तु से संबंधित भावनाएं उससे संबंध सुरक्षित प्रतिस्थापित स्थिति अथवा वस्तु से जुड़ जाती है।
देखिए डिस्प्लेसमेंट और वहाँ पे क्या था हमारा सब्स्टिट्यूशन। सब्स्टिट्यूशन मतलब था कि दो चीज़ों के जगह पर कोई दो चीज़ें आपस में एक ही चीज़ बन जाए, चाहे ए वाला इस पे चला जाए या ए वाला इस पर चला जाए। उसी प्रकार से विचार, किसी भी चीज़ के लिए टेंशन हो तो हम जिस भी चीज़ के लिए टेंशन हो उसको जो है हम किसी दो चीज़ों के लाकर उस पर रख देंगे और वो ख़त्म हो जाएगा। इसी प्रकार से डिस्प्लेसमेंट है, मतलब एक जगह से दूसरे जगह, जैसे डिस्प्लेसमेंट मतलब विस्थापन। जैसे एक चीज़ें यहाँ पे है, ठीक है, और यहाँ पे हमें चीज़ें से कष्ट हो रहा है, दिक्कत हो रहा है, तनाव हो रहा है, तो इस यहाँ से जो है हम इसको क्या करेंगे, इधर डिस्प्लेसमेंट कर देंगे, मतलब विस्थापित कर देंगे, यहाँ ला देंगे, ठीक है। तो यही जो है हमारा विस्थापित हो गया। यानी एक कोई विचार है, कोई भी चीज़ें भावना हो सकता है, इसको हम उठाकर यहाँ ला देंगे, स्थानांतरित कर देंगे और यहाँ जो है स्थित कर देंगे दूसरे के साथ, तो यही विस्थापित हो जाएगा, ठीक है। तीसरा है विड्रॉल प्रत्याहार। प्रत्याहार का मतलब होता है कि अपने आप को चीज़ों से अलग कर लेना। पर विड्रॉल मतलब क्या होता है, अपने आप को किसी भी चीज़ से बाहर कर लेना, निकल जाना, ठीक है। तो अगर हमें किसी भी चीज़ की जिम्मेदारी है और उस जिम्मेदारी दायित्वों से अगर हम बचना चाहते हैं तो हमें विड्रॉल करना पड़ेगा, मतलब उससे निकलना पड़ेगा, ठीक है। जैसे परिवार की जिम्मेदारी पेरेंट्स पर होते हैं। अगर पेरेंट्स चाहे कि हमें ये जिम्मेदारी नहीं करना है, हमें बहुत ज़्यादा टेंशन, बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रहा है जिम्मेदारी लेने से, तो क्या करेंगे कि वो विड्रॉल कर जाएंगे। मतलब वो क्या करेंगे कि वो अपने आप को जो है सभी संबंधों को तोड़कर अलग हो जाएंगे, ठीक है। जैसे परिवार में होता है ना कि बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़ा होता है तो फैमिली में कोई सबसे अलग हो जाता है, उससे कोई संबंध से किसी से मतलब नहीं रहता है, और इस प्रकार से व्यक्ति अपने दायित्व से बचता है, जिसके कारण दायित्व होने से व्यक्ति को टेंशन हो रहा था। तो विड्रॉल वही करता है कि व्यक्ति को व्यक्तिगत संबंधों से अलग करता है और उसके दायित्वों से बचाता है, जो दायित्व से व्यक्ति बचना चाह रहा है, जिसके कारण टेंशन या कुछ भी हो रहा है, ठीक है। चौथा है प्रक्षेपण, प्रोजेक्शन होता है। प्रोजेक्शन का मतलब है कि कोई भी ऐसे असहनीय भावना या दुखदायी प्रभाव है, इसके कारण व्यक्ति अपनी भावनाओं व इच्छाओं को दूसरी की ओर धकेल देता है। देखिए प्रोजेक्शन मतलब प्रक्षेपण। प्रक्षेपण का मतलब होता है कि अपनी भावनाओं को या अपनी किसी भी इच्छाओं को दूसरे पर थोप देना या धकेल देना, ठीक है। जैसे हम अपनी कमियों को, हम अपनी इच्छाओं को दूसरे पर, जैसे बच्चा क्लास में हल्ला कर दिया, उसमें से बहुत सारे हल्ला किया, लेकिन क्या होता है बगल वाला हल्ला नहीं किया है और एक बगल वाला हल्ला किया है, तो जो हल्ला किया है वो चुपचाप रहता है, और जब टीचर बोलते हैं कौन हल्ला किया, तो वो नाम दूसरे को लगा दिया, साइड वाले बच्चे को। तो यही चीज़ें मतलब है प्रोजेक्शन, कि अपने इच्छा, अपने भावनाओं को दूसरे की ओर धकेल देता है, ठीक है, और यही प्रक्षेपण हो जाता है। इससे ऑब्जेक्टिव भी पूछा था, ठीक है। चलिए प्रतिगमन क्या होता है, देख लीजिए रिग्रेशन। प्रतिगमन का मतलब होता है तनाव के कारण उत्पन्न समस्या के कारण अपरिपक्व व्यवहार और जिम्मेदारी के पूर्व विकासशील स्तर पर वापस लौट आना। इसका मतलब होता है प्रतिगमन कि मतलब कोई हम काम स्टार्ट किए, ठीक है, अभी वो काम स्टार्टिंग ही है, प्रोसेस में है, लेकिन हमें उस काम को करने से दिक्कत आ रहा है, तनाव हो रहा है, तो हम क्या करेंगे कि वो जहाँ पे कामें हैं, जिस अथी पे है, वहाँ पे ही हम छोड़ देंगे और वापस से लौट आएंगे हम अपने स्टेबल कंडीशन में। यानी हम अपने जिम्मेदारी को क्या करेंगे, छोड़कर वापस अपने पथ पर लौट आएंगे, और यही प्रतिगमन होता है, ठीक है। तो यही रिग्रेशन होता है, जो कि 5वां पॉइंट। छठा है फिक्सेशन मतलब स्थिरीकरण। अगर किसी को बचना है तनाव से, द्वंद्व से, ठीक है, भावनात्मक चीज़ों से, तो स्थिरीकरण एक निगेटिव डिफेंस मैकेनिज्म है। इसमें व्यक्ति के व्यक्तित्व एक बिंदु पर आकर स्थित हो जाता है और वह वयस्क होने के बाद भी अपरिपक्व व्यवहार प्रदर्शित करता है। सीधा समझिए कि आप पे एक बहुत इंटेलिजेंट व्यक्ति है, लेकिन कुछ ऐसे कंडीशन आ गया जहाँ पे आपको एकदम से मूक बनना पड़े, मूक बधिर, जिसको हम लोग गूंगा कहते हैं, तो हम गूंगा भी बन जाते हैं, ठीक है। वही एक स्थिरीकरण होता है कि हम मैच्योर होने के बाद भी इमैच्योर की तरह व्यवहार प्रदर्शित करते हैं, यानी एक बिंदु पर आकर स्थित हो जाते हैं, ठीक है। न बोलते हैं, न हंसते हैं, न कुछ करते हैं, हमारा अपरिपक्व व्यवहार प्रदर्शित होता है। तो ये फिक्सेशन हो गया, स्थिरीकरण। 7वां है प्रतिक्रिया निर्माण, रिएक्शन फॉर्मेशन। व्यक्ति अब चेतन रूप से अस्वीकार भावनाओं को पीछे धकेल देता है और बिल्कुल विपरीत ढंग से व्यवहार करता है, ठीक है।
प्रतिक्रिया निर्माण के मतलब है कि यहाँ पे नए प्रतिक्रिया रिएक्शन का निर्माण होता है। जो भी चीज़ें हैं, ठीक है, उसको क्या करता है कि अपने अचेतन मन में इससे क्या करता है, धकेल देता है ताकि कोई चीज़ें याद ना आवे और बिल्कुल विपरीत व्यवहार जो है दर्शाता है। जैसे देखते होइएगा कि व्यक्ति का ऑटोमेटिक माइंड चेंज होता है, तो पहले कुछ और जो है प्रतिक्रिया करेगा और जैसे ही माइंड वो अपना चेंज करेगा तो अलग से बात, अलग टाइप का बात करने लगेगा। मीन्स क्या हुआ कि वो रिएक्शन का फॉर्मेशन करने लगा, मतलब अपने प्रतिक्रिया को बदल दिया और निर्माण कर लिया। ठीक है, जो पहले था उसको भूल गया, अपने अचेतन मन में धकेल दिया और विपरीत ढंग से अपना व्यवहार अब दिखाने लगा। ठीक है, तो ये 7वां पॉइंट है। 8वां है डिसोसिएशन, मनोविच्छेदन। मनोविच्छेदन का मतलब होता है कि व्यक्ति अनैच्छिक रूप से दुख अनुभवों को आंशिक रूप से भूल जाता है या अपनी जिम्मेदारियों के प्रति लापरवाह हो जाता है। इसे आंशिक स्मृति लोप, पार्शियल एमनेसिया भी कहते हैं। मनोविच्छेदन डिसोसिएशन का मतलब होता है कि व्यक्ति अपने दुखों व अनुभवों को आंशिक रूप से भूल जाता है, अपनी जिम्मेदारी के प्रति व्यक्ति लापरवाह हो जाता है और इसे आंशिक स्मृति लोप भी कहते हैं। लेकिन यह क्या होता है, यह एक तरीका है व्यक्ति अपने तनाव, अपने द्वंद्व को सुलझाने के लिए अपनाता है कि अपने दुख को, अपने अनुभव को आंशिक रूप से थोड़ा देर के लिए भूल जाता है और अपनी जिम्मेदारियों से लापरवाह हो जाता है ताकि उससे जो है उस कंडीशन से निकलने में फ़ायदा मिले। ठीक है, तो ये डिसोसिएशन, मनोविच्छेद यही होता है। ओके, 9वां देखिएगा कन्वर्जन होता है रूपांतरण। मानसिक द्वंद्व का अवचेतन प्रकटता शारीरिक लक्षणों द्वारा खुले तौर पर बगैर चिंता के किया जाता है। ठीक है, रूपांतरण समझ गए, मतलब किसी को रूपांतरण कर देना। 10वां देखिएगा कल्पना तरंग, फैंटेसी है, मतलब व्यक्ति द्वारा अपनी इच्छाओं को, अपूर्ण इच्छाओं को या कमियों को संतुष्ट होता है और उससे जो है पूरा करने का कोशिश करता है। कल्पना तरंग का मतलब होता है कि अपने अपूर्ण इच्छाओं और कमियों को पूरा करने के लिए किए गए कल्पना ही कल्पना तरंग कहलाते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पे आपका हो गया ख़त्म। 9 पॉइंटें पॉजिटिव में था और 10 पॉइंटें निगेटिव में था। दोनों को आपको एक बार अच्छे से पढ़ लेना है, महत्वपूर्ण प्रश्न है। धन्यवाद, टेक केयर, बाय बाय, नमस्कार।